चलिए साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस जॉन्डिस जो टॉपिक है एक तरीके से पैथोलॉजी से हम लोग पढ़ते हैं, पैथोलॉजी में। ठीक है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। बेसिकली अगर देखें जॉन्डिस को होता क्या है, अगर तुमसे कोई डेफिनेशन पूछे जॉन्डिस का डेफिनेशन क्या है, तो कुछ लोग तो इसके बारे में जो इसका डेफिनेशन एक तरीके से बिल्कुल गलत होता है, जो मोस्टली लोग जवाब देते हैं। आप किसी से भी अगर जॉन्डिस का डेफिनेशन पूछते हैं जिसको नॉलेज नहीं है अच्छा, तो वह यही कहता है कि एलो डिस्कलरेशन, है ना, क्या बोलता है, एलो डिस्कलरेशन या एलो कलरेशन ऑफ स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, ओके, दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस। तो एलो डिस्कलरेशन या कलरेशन ऑफ स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सही डेफिनेशन नहीं है, इतना इनफ नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने में अपने डाइट में है ना, ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स, है ना, जिसको खाने से स्किन का कलर येलो हो जाता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि आपके पास कोई पेशेंट आया है और वो पेशेंट आपको देखना है, ठीक है ना। तो जब आपको नॉलेज होगा अच्छा, तभी आप समझ सकते हैं कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले हमको सही चीज़ पता होना चाहिए कि सही चीज़ होता क्या है। तो अगर आपको इतना ही पता है कि येलो डिस्कलरेशन या येलो कलरेशन ऑफ स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन या इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो ये इतना ही आपको पता है ना, जो दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस। ये जॉन्डिस नहीं है, ये रॉन्ग है, इसका डेफिनेशन रॉन्ग है। क्योंकि हो सकता है कि वो जो पेशेंट आपके सामने आया है या वो पर्सन जो बिल्कुल हेल्दी है, बट उसने अपने डाइट में क्या लिया है, ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जिसमें बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल्स वाला फ्रूट्स लेते हैं अपने डेली डाइट में, बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल। तो ये मॉलिक्यूल क्या करता है, ये एक तरीके से हमारे स्किन को एलोइस कर देता है। एक तरीके से पिगमेंट है जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में पाया जाता है, लाइक कैरेट। हम लोग जो गाजर खाते हैं ना, गाजर, तो कैरेट्स में भी पाया जाता है, स्वीट पोटैटो में भी पाया जाता है। किसमें? स्वीट पोटैटो। समझ में आ रहा है चीज? या स्पाइनेच, इसमें पाया जाता है स्पाइनेच। तो आपको ये समझना होगा कि अगर तुमसे कोई जॉन्डिस का डेफिनेशन पूछे और आंसर में आप क्या दे रहे हैं कि येलो कलरेशन ऑफ स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन, तो यह आंसर सही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग अपने डाइट में फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल, ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल जिसमें बीटा कैरोटीन मॉलिक्यूल हो, उनका भी तो कलर, स्किन का कलर येलो हो जाता, तो क्या उनको जॉन्डिस है? ये डेफिनेशन गलत है। तो जॉन्डिस का डेफिनेशन सही क्या है? जॉन्डिस का डेफिनेशन सही ये है कि येलो, इसको मिटा के आप लिखिए, ठीक है, इसको मिटा के लिखिए, है ना। इसका सही डेफिनेशन क्या है ना, जॉन्डिस। जॉन्डिस का सही डेफिनेशन क्या है? येलो कलरेशन ऑफ स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड स्क्लेरा, या इसको सक्लेरा भी बोला जाता है। सक्लेरा ये हमारे आई हुई,
जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है इसको एस्क्लेरा बोला जाता है या सक्लेरा बोला जाता है, ठीक है। तो येलो कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एंड सक्लेरा ड्यू टू ड्यू टू हाइपरबिलिरुबिनेमिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज? यानी येलो coloration of skin, mucous membrane, interstitial fluid and secreta due to hyperbilirubinemia is called jaundice। ये सही डेफिनेशन है। आपने केवल और केवल क्या लिखा, इतना लिख दिया, तो जॉन्डिस का डेफिनेशन ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीटा कैरोटीन वाला मॉलिक्यूल्स या फ्लूइड्स अपने डाइट में लेते हैं, तो उसकी वजह से भी स्किन का कलर येलोइश हो जाता है, तो वो जॉन्डिस नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर उसके ब्लड में हाइपर बिलिरुबिनेमिया है और उस बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा हुआ उसकी वजह से स्किन का कलर येलोइश हो गया हो, सक्लेरा का कलर येलोइश हो गया हो, म्यूकस मेम्ब्रेन येलोइश हो गया हो, तो उसकी वजह से या इसका यूरिन आउटपुट अगर आप देखेंगे ना, इस ये कंडीशन है, ये कंडीशन में हाइपर बिलिरुबिनेमिया होना चाहिए, ब्लड में बिलिरुबिन लेवल का होना बढ़ा होना चाहिए। आई बात समझ में? फिर एक टर्मिनोलॉजी आता है इक्टेरस। इक्टेरस, इक्टेरस क्या भाई साहब, इसको आप समझिए। इक्टेरस क्या है? येलो डिस्कलरेशन, येलो डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ सक्लेरा, सक्लेरा बोले या स्क्लेरा बोले, सक्लेरा समझ गए ना, आई आई का जो व्हाइट पोलर पोर्शन को स्क्लेरा बोला जाता है। तो येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनेमिया, हाइपर बिलिरुबिनेमिया यानी हाइपर बिलिरुबिन, यानी बिलिरुबिन का जो लेवल है ब्लड में बढ़ गया, जिसके वजह से जो स्क्लेरा है उसका कलर कैसा हो गया, येलो हो गया, तो उसको इक्टेरस बोला जाता है। सबसे पहले अगर किसी को जॉन्डिस होता है तो सबसे पहले आंख में जो स्क्लेरा वाला पोर्शन है वो येलोइश हो जाता है, क्योंकि क्योंकि इसका दो रीजन है। एक तो ये व्हाइट होता है, और व्हाइट पे कोई भी अगर आप दाग या धब्बा लग जाए तो जाहिर हो जाता है, तो इसका एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन ये होता है कि जो स्क्लेरा है उसके जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू मॉलिक्यूल, स्क्लेरा के जो कनेक्टिव टिश्यू मॉलिक्यूल्स हैं ये लब करते हैं बिलिरुबिन से, यानी बिलिरुबिन का पिगमेंटेशन ज़्यादा यहाँ, बिलिरुबिन का जो तरीके से जब बढ़ेगा उसका लेवल, तो ये इसका पिगमेंटेशन ज़्यादा यहाँ, क्योंकि उसके कनेक्टेड टिश्यू जो है बिलिरुबिन से ज़्यादा जुड़ते हैं, अट्रैक्ट होता है, यानी अपने पास बिलिरुबिन को बढ़ाता है, बुलाता है, जिसकी वजह से स्क्लेरा वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा सबसे पहले जाहिर हो जाता है, येलो हो जाता है। तो किसी को अगर जॉन्डिस है तो सबसे पहले आँख पे उसकी उसका आँख जो है वो येलो दिखने लगता है। तो उसका दो रीजन है, एक तो व्हाइट और दूसरा उसके जो कनेक्टेड टिश्यू मॉलिक्यूल है वो बिलिरुबिन से लव करते हैं, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इतना क्लियर हुआ? जॉन्डिस का डेफिनेशन मैंने रॉन्ग डेफिनेशन भी बताया कि रॉन्ग है, ये तरीके से तुमसे कोई पूछे तो आप अगर उसका आंसर केवल इतना ही दे देते हो कि येलो कलरेशन ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना, इतना आप जवाब देते हो या आंसर देते हो, तो ये गलत है। इसमें आपको हाइपर बिलिरुबिनेमिया जो है आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो जॉन्डिस कहलाता है। इक्टेरस क्या है? येलो डिस्कलरेशन ऑफ सक्लेरा ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ये इतना क्लियर हुआ, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है हाइपर बिलिरुबिनेमिया। देखिए, अगर ब्लड में बिलिरुबिन का वैल्यू बढ़ा हुआ है ना, थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जॉन्डिस हो गया है। मतलब कोई पेशेंट आया और अपना ब्लड चेक कराया, तो उसके ब्लड में मान लीजिए उसके ब्लड में जो बिलिरुबिन वैल्यू आया है ना, वो मान के चलिए नॉर्मल तो होता है 0.22 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल होता है बिलिरुबिन वैल्यू 0.2 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। लेकिन उसका जो बिलिरुबिन वैल्यू आया वो 1.3 आया, 1.4 आया, 1.6 आया, तो हालांकि नॉर्मल से ज़्यादा है,
है ना, नॉर्मल से ज्यादा है, तो नॉर्मल से ज्यादा होना ही क्या कहलाता है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया कहलाता है। तो ऐसा नहीं कि उसको जॉन्डिस है, जॉन्डिस में कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि उसका जो बिलिरुबिन वैल्यू है वो 2 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए। 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होगा तो उसको जॉन्डिस माना जाएगा। ये नहीं कि 1.6 है, 1.4 है, 1.3 है। तो इसलिए डेफिनेशन ये सही है कि यानी येलो कलरेशन ऑफ स्किन, यानी उसका बिलिरुबिन वैल्यू इतना बढ़ गया कि हमारे स्किन कलर को चेंज कर दिया, हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को चेंज कर दिया, सक्लेरा को चेंज कर दिया, है ना। तो ये जॉन्डिस का डेफिनेशन है। अब ऐसा नहीं थोड़ी है कि 1.2 से ज्यादा हो, 1.6 या 1 थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ गया तो इसका मतलब थोड़ी जॉन्डिस है। हाँ, हाइपर बिलिरुबिनेमिया आप बोल सकते हैं, बट उसको आप जॉन्डिस नहीं बोल सकते। जॉन्डिस बोलने के लिए 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा होना चाहिए और स्किन का कलर चेंज होना चाहिए, या म्यूकस मेम्ब्रेन या सक्लेरा का कलर चेंज हो जाए, उसको जॉन्डिस बोला जाता है। हर कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर होना चाहिए। इतना समझ में आया आपको, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने जो सीखा, नोट हो गया, देखिए हम लोग जॉन्डिस के बारे में पढ़ रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने सीखा कि, है ना, जॉन्डिस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है हम लोगों ने सीखा भी। जॉन्डिस का डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा। एक टेरस क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। हाइपर बिलिरुबिनेमिया क्या होता है उसके बारे में हमने सीखा। हाइपर बिलिरुबिनेमिया मतलब, ये मान लीजिए 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ये 0.2 से होता है ना, 0.2 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है नॉर्मल बिलिरुबिन वैल्यू, है ना। तो 0.2 से लेकर गया, ये बॉर्डर लाइन है 1.2, और उसके बाद 1.2 से थोड़ा सा बढ़ गया। ये जो थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनेमिया। लेकिन ये जो पॉइंट 2 से क्रॉस हो जाए, 2 से आगे चला जाए, 2 हो जाए, 2.4 हो जाए, 2.6 हो जाए, तो 2.4 हो या 2.6 हो, तो उसको क्या बोलते हैं, है तो वो भी हाइपर बिलिरुबिनेमिया, बट इस कंडीशन में पेशेंट को उसको क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज, तो दोनों में आपको समझ में आना चाहिए कि थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो हाइपर बिलिरुबिनेमिया बोलेंगे, बट उसको जॉन्डिस नहीं है। हाँ, 2 से ज्यादा हो गया है तो हाइपर बिलिरुबिनेमिया के साथ साथ उसको जॉन्डिस भी है। दोनों पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जॉन्डिस, एक्टेरस, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, साथ ही साथ एक टर्मिनोलॉजी आता है कोलेस्टेसिस। कोलेस्टेसिस, व्हाट इज कोलेस्टेसिस? बेसिकली कोलेस्टेसिस समझाने के लिए थोड़ा सा हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिगर हम लोग बनाते हैं, उसके जरिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये लीवर है, और लीवर में क्या होते हैं, हिपेटोसाइट सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। ये इसका बायोलॉजी सिस्टम है ना। ये आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये स्टमक है, समझ लो बात को। इसके बाद ये ड्यूडेनम है, ये पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, इसको विल्सन डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो, अब आप इस बात को समझिए, ये हेपेटोसाइट सेल्स, तो हम समझने जा रहे हैं कोलेस्टेसिस के बारे में, ठीक है। तो ये वाला जो डक्ट है ना, ये वाला डक्ट, ये राइट हिपेटिक डक्ट है, सॉरी, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, ये है राइट हिपेटिक डक्ट, ये है कॉमन हिपेटिक डक्ट। क्या है, राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन हिपेटिक डक्ट, ठीक है, कॉमन
हेपेटिक डक्ट, और एक कॉमन हेपेटिक डक्ट सिस्टिक डक्ट, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट इस पेनक्रियाटिक या विल्सन डक्ट से मिलकर क्या बनाता है? एम्पुला ऑफ वेटर बनाता है। क्या बनाता? एम्पुला ऑफ वेटर, या इसको हिपेटोपेनक्रियाटिक, है ना, वेटर भी बोलते हैं। ये गार्डेड होता है स्फिंक्टर वोडाई के जरिए, ठीक है, स्फिंक्टर वोडाई के जरिए। समझ में आ रहा है चीज? तो हम लोग ये जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया है किस लिए? कि कोलेस्टेसिस को समझने के लिए। बेसिकली होता क्या है कि अगर इम्पेयरमेंट ऑफ, है ना, इम्पेयरमेंट यानी जो बाइल फ्लो है ना, बाइल का जो आउटफ्लो है, अगर कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, है ना, तो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, है ना, क्या होगा कि अगर यहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से, क्योंकि जो गॉलब्लैडर है क्या करता है? बाइल जिसको क्या करता है? स्टोर करता है। लीवर उसको बनाता है, ये इसको स्टोर करता है। बट अगर कहीं इसके डक्ट में या बाइलरी सिस्टम में कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यहाँ पे हो जाए या यहाँ पे हो जाए, तो क्या होगा? इस बाइल जूस का बैक फ्लो होने लगेगा। तो बाइल जूस का बैक फ्लो होने लगेगा, यानी ये क्या हो गया? आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, इसके ड्रेनेज में, बाइल जूस के ड्रेनेज में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, उसी को कोलेस्टेसिस कहते हैं। तो कोलेस्टेसिस के केस में भी क्या होता है? बिलिरुबिन का वैल्यू बढ़ जाता है। बेसिकली अगर देखें, बाइल जूस में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। बाइल जूस में 3 कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। एक तो होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, एक तो होता है बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, और एक तो होता है बाइल साल्ट। बेसिकली अगर देखें, है ना, बिलिरुबिन का वैल्यू यानी हाइपर बिलिरुबिनेमिया को ही जॉन्डिस बोला जाता है। बट कोलेस्टेसिस के केस में क्या होता है? कोलेस्टेसिस के केस में क्या होगा कि ब्लड में ये जो चीज, आप समझिए इस चीज को कि अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये एक तरीके से इसका ड्रेनेज सिस्टम डैमेज हुआ, तो बैक फ्लो होगा। बैक फ्लो होगा तो यहाँ पर क्या होती है? हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स। समझ में आ रहा है चीज, है ना? ये आपका क्या है? हिपेटिक वेन। तो यानी एक तरीके से इसका बैक फ्लो होने लगेगा और ये हमारे ब्लड में आ जाएंगे दोबारा, ठीक है, क्योंकि अब रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे ना ये चीज। तो ये समझने की कोशिश करिए कि ये अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो दोबारा ये कहाँ आएंगी? ब्लड में आ जाएगी। बाइल जूस हमारा ब्लड में आ जाएगा। तो बाइल जूस का कंपोजिशन क्या होता है? बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन। तो बाइल साल्ट भी आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा और बिलिरुबिन भी आ जाएगा। तो कोलेस्टेसिस के केस में, जॉन्डिस में होता क्या है कि बाइल साल्ट भी बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसे पेशेंट में जो जिसको ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, बाइलरी सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर जॉन्डिस हुआ है या हाइपर बिलिरुबिनेमिया हुआ है, तो उस केस में उसको इचिंग भी होता है। समझ में आ रहा है? इचिंग किस लिए हो रहा है? क्योंकि बाइल साल्ट भी बढ़ा हुआ है इसका, बाइल साल्ट भी होने की वजह से। बट नॉर्मली अगर ये क्या कहते हैं, ये ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, दिक्कत कहीं और है। दिक्कत कहाँ है अभी हम लोग समझेंगे, है ना। दिक्कत कहीं और है, ये यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर दिक्कत कहीं और है तो उसकी वजह से अगर बिलिरुबिन का वैल्यू बढ़ा हुआ है, तो उसमें केवल बिलिरुबिन का वैल्यू ही बढ़ा हुआ होगा, वहां पे बाइल साल्ट का वैल्यू नहीं बढ़ा हुआ होगा, तो उस केस में इचिंग नहीं होता है। तो आपको समझ में आना चाहिए क्यों हुआ, है ना। तो कोलेस्ट्रॉल केस में बाइल साल्ट भी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है ब्लड में। बट अगर ये सब कुछ ठीक है और कोई और रीजन है बिलिरुबिन का बढ़ने का, है ना, जो अभी हम लोग सीखेंगे कि बिलिरुबिन कैसे बनता है ना, ये सारी सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें केवल बिलिरुबिन वैल्यू ही बढ़ा होगा, बाकी सब कुछ नॉर्मल होगा, ठीक है ना। समझ आ रहा था चीज? तो जॉन्डिस, टेरस, हाइपर बिलिरुबिनेमिया, कोलेस्टेसिस कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। और अगर आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से बाइल साल्ट भी ब्लड में आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, जिसमें पेशेंट को इचिंग भी होता है। क्यों होता है हम लोगों ने सीखा, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं और हम सीखा, है ना। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अगर देखें, है ना, कि बिलिरुबिन बनता कैसे है, तो उसके बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि बिलिरुबिन जो है तरीके से बनता कैसे हमारे ब्लड में। और क्योंकि ये जो बिलिरुबिन एक तरीके से टॉक्सिक मटेरियल है,
जो आरबीसी के डैमेज होने से बनता है। ठीक है, आरबीसी जब डैमेज हो जाता है उसकी वजह से ये बनता है, उसके बारे में हम लोग सीखें। ठीक है, देखिए बिलीरूबिन, ध्यान से समझिएगा इस चीज को आप लोग। बेसिकली आरबीसी आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है वो 120 डेज होती है। ये बेचारा 120 दिन के बाद ओल्ड आरबीसी टूट जाता है। आरबीसी की ग्रेवयार्ड की बात करें तो स्प्लीन है, मोस्टली जो ओल्ड आरबीसी वो स्प्लीन में आके टूटता है, बट कभी कभी ये लीवर में भी टूट जाता है, बोन मैरो में भी टूटता है। ठीक है, बट मोस्टली आरबीसी कहाँ टूटती है, हमारे स्प्लीन में। ठीक है, समझो इस चीज को। तो आरबीसी मोस्टली कहाँ आके टूटती है, स्प्लीन। ठीक है, क्योंकि स्प्लीन का जो ब्लड वेसल्स तरीके से नैरो कैपिलरीज होती हैं वहां पर ये ओल्ड आरबीसी आके टूट जाती है। क्योंकि आरबीसी आरबीसी एक तरीके से एक सेल है, और इस सेल में जब इसका फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोपोइसिस, तो इसमें न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, और न्यूक्लियस डिसअपियर होने की वजह से इसमें जो प्रोटीन, क्योंकि कोई भी सेल है जब वो पुराना वो सेल जब एक तरीके से जब ओल्ड होने लगता है, तो ओल्ड होते होते क्या होता है कि अपने आप एक तरीके से नया नया क्या कहते हैं अपने आप को रिपेयरिंग भी करता है ना। समझ आ रहा चीज, यानी जब वो ओल्ड हो जाएगा तो रिपेयरिंग करेगा, तो रिपेयरिंग करने वाला जो हमारे तरीके से न्यूक्लियस है वो नया नया प्रोटीन बनाता है न्यूक्लियस। बट अगर वो जो मशीन जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है तो कैसे अपने आप को रिपेयर कर पाएगा। तो जो डीनेचर्ड न्यूक्लियस है उसको रिपेयरिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोपोइसिस न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। समझ में आ रहा है चीज, जिसकी वजह से अपने आप को रिपेयरिंग नहीं कर पाता। इसकी जो मेम्ब्रेन एक तरीके से फ्रेजाइल नेचर की हो जाती है, और ये छोटे छोटे कैपिलरीज में जाके फंस जाती है। जब ये तरीके से यंग होता है, तो ये बिल्कुल यंग जब होता है तो इसकी जो न्यूक्लियस का जो सॉरी इसका जो मेम्ब्रेन है तरीके से ये इजीली पास हो जाता है, छोटे से छोटे ब्लड कैपिलरी से ये पास हो जाता है, बट ओल्ड आरबीसी पास नहीं हो पाता, क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन है ये फ्रेजाइल नेचर का हो जाता है। तो जैसे ही ये अब बड़ा सा हम स्प्लीन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएं, आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि बिलिरुबिन बनता कैसे है। अगर आपको बिलिरुबिन कैसे बनता है ये समझ में आ जाए, फिर आपको जॉन्डिस समझने में आसानी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये है स्प्लीन। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें नॉर्मली जो हमारा आरबीसी है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस होता है। नॉर्मली हमारे आरबीसी जो टूटते हैं वो वेसल्स में नहीं टूटते हैं, वेसल्स से बाहर आके टूटते हैं। उनका जो डीनेचर होता है तरीके से आरबीसी जो टूट जाता है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर होता है। ठीक है, जो ब्लड कैपिलरीज होती है तरीके से इसमें है ना, इसमें आरबीसी आके फंस जाता है। और आरबीसी फंसेगा क्यों, क्योंकि ये ओल्ड हो गया, और ओल्ड हो गया है तो सभी लोग ओल्ड होते हैं, बट इसके पास जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये अपने आप को रिपेयरिंग नहीं कर पाता, और रिपेयरिंग नहीं कर पाएगा तो ये ओल्ड आरबीसी है ना, इसके अंदर जो एक तरीके से जो कमी रह गई उसको ये दोबारा से रिकवरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये है ना इस ब्लड कैपिलरी में फंसता और मर जाता है। ठीक है, तो ये आरबीसी कहाँ हो गया, इस ब्लड कैपिलरी में फंस गया। तो यहाँ पे जो स्प्लीन है, स्प्लीन में मौजूद जो माइक्रोफेजेस हैं इसको क्या कर लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं आरबीसी को। माइक्रोफेज जैसे ये यहाँ पर फंसा तो ये क्या करता है, अपना खाना बना लेता है, फैगोसाइटोसिस है ना। माइक्रोफेज क्या करता है, फैगोसाइटोस यानी एक तरीके से इसको इनगल्फ कर लेता है, अपना खाना बना लेता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज। तो देखिए किस तरह से आरबीसी टूटता है इस मैक्रोफेज में। एक मैक्रोफेज के टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी एक तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स का मॉडिफिकेशन है ना मोनोसाइट का।
ये ब्लड कैपिलरी से आरबीसी जाके अब इस मैक्रोफेज में चला गया है। पूरा स्ट्रक्चर स्प्लीन का है। स्प्लीन में क्या होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं। ये है मैक्रोफेज, यहाँ पे लिख दीजिए, ये है मैक्रोफेज। मैक्रोफेजेस होते हैं, ये स्प्लीन है। स्प्लीन है, यहाँ पे आरबीसी ट्रैप हुआ और ये आरबीसी कहाँ गया, आरबीसी ब्लड वेसल्स में ट्रैप होकर, और ये इसका खाना बन गया किसका, मैक्रोफेज का। ठीक है, अब बेचारा ये आरबीसी यहाँ पर पहुंचा है, ये आरबीसी। अब इस आरबीसी पे जो इस मैक्रोफेज के अंदर जो एंजाइम्स इस पर वर्क करेंगी, तोड़ेंगी, है ना। तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, आरबीसी जिस मटेरियल से मिलकर बना होता है बिल्कुल वो सब कुछ क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, है ना। अब भाई खजाने में जो जो भी कुछ रहेगा, अगर कोई भी चोर चोरी करता है ना, तो जो खजाना जिस टाइप का रहेगा उसी टाइप का मटेरियल निकलेगा। तो इसके पास जो मटेरियल रहेगा वही बाहर आएगा। तो आरबीसी के पास क्या है, मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ये मेम्ब्रेन किसका मिलकर बना होता है, प्रोटीन से, और इससे मिलकर बना होता है लिपिड से, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। और साथ ही साथ इसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन। अब लिपिड में एंजाइम्स वर्क करेंगे, है ना। इस मैक्रोफेज के अंदर जो एंजाइम्स होगा उस लिपिड पे वर्क करेगा, तो क्या बनेगा, है ना, फ्री फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा, है ना, फ्री फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा। प्रोटीन टूटेगा तो किसमें आएगा, अमीनो एसिड के फॉर्म में आ जाएगा। अमीनो एसिड पूरा नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, अमीनो एसिड के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ रहा है चीज। हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो और ग्लोबिन हीम और ग्लोबिन के फॉर्म में टूटेगा। समझ में आ रहा चीज। ग्लोबिन जो है तरीके से पॉलीमर है अमीनो एसिड का, है ना। ये दोबारा ये अमीनो एसिड तरीके से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी फर्दर। समझ में आ रहा है चीज। अब देखिए ये जो हीम है, अब ये हीम हीम क्या है, ये तो ग्लोबिन समझ में आया कि अल्फा बीटा, है ना। अगर हीमोग्लोबिन अगर एलर्ट का है तो उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। अगर फेटल का है तो 2 अल्फा और 2 गामा होगा, है ना। तो जो ये अल्फा बीटा गामा बता रहे तरीके से ग्लोबिन एक पॉलीमर है अमीनो एसिड का। क्लियर हो रहा है चीज, इतना तो समझ में आया। हीम का स्ट्रक्चर समझने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को बेस लेना पड़ेगा, हम लोग हीम के बारे में थोड़ा सा समझ लें। देखिए हीम एक तरीके से यहां पे समझ लें, हीम हीम जो होता है ना, ये पायरोल, पहले तो आप समझे प्रोटोपोरफायरिन क्या होता है। बेसिकली जो पायरोल रिंग है, पायरोल रिंग, ये है पायरोल रिंग, ये है आपका पायरोल रिंग। ये हीम एक तरीके से 4 पायरोल रिंग, अभी एक पायरोल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये 4 पायरोल रिंग मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोपोरफायरिन। एक को क्या बोलते हैं, पायरोल रिंग, क्या बोलते हैं, पायरोल रिंग। चारों को मिलाकर क्या बोलेंगे, प्रोटोपोरफायरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं आपको, प्रोटोपोरफायरिन, प्रोटोपोरफायरिन। अब ये जो पायरोल रिंग आपस में मिथाइल ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इसके मिथाइल ब्रिज के द्वारा जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है। अब इसको तो मैंने बोला पायरोल जब 4 होकर मिले, है ना, एक तरीके से पायरोल जो है जब चारों कनेक्ट हुए दूसरे के, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोपोरफायरिन। अब इस प्रोटोपोरफायरिन में अगर हमें एक आयरन का मॉलिक्यूल लाकर जोड़ दे, तो इस जब ये आयरन इस प्रोटोपोरफायरिन रिंग से जब आके जुड़ेगा तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है हीम। समझ में आ रहा है। हीम क्या है कि प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन को हम हीम बोलते हैं। प्रोटोपोरफायरिन ये पायरोल रिंग से मिलकर बना होता है। कितना पायरोल रिंग होता है, 4 पायरोल रिंग, ठीक है। 4 पायरोल रिंग, अगर केवल इसमें आयरन नहीं है तो उसको प्रोटोपोरफायरिन बोलेंगे। अगर प्रोटोपोरफायरिन के साथ आयरन भी आ जाए तो उसको हम लोग हीम बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना चीज। तो जब हीम टूटेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, आयरन अलग हो जाएगा और प्रोटोपोरफायरिन डीनेचर्ड प्रोटोपोरफायरिन यहाँ आपको मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, बिलीवर्डिन बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, बिलीवर्डिन।
समझ में आ रहा है चीज? तो हीम टूटेगा तो आयरन। अच्छा, इतना तो आपको समझ में आया। अब देखिए साहब, अब इस प्रोटोपोरफायरिन और आयरन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? हीम। ठीक है, अब इसी हीम मॉलिक्यूल से क्या जुड़ा हुआ होता है? ग्लोबिन जुड़ा हुआ होता है। मान लीजिए अल्फा है, तो ये एक तरीके से हीमोग्लोबिन का मोनोमर है। समझ में आ रहा है चीज? लेकिन एक हीमोग्लोबिन में चार हीम होते हैं, और एक हीम से एक ही ग्लोबिन चेन जुड़ता है। समझ में आ रहा है चीज? यहाँ पे समझ लीजिए, है ना, ये हीम वाला पोर्शन है, ये हीम है, ये हीम है और ये हीम है। ठीक है, हीम का स्ट्रक्चर यहाँ से आपको समझ में आया। अब यहाँ से आप एक ग्लोबिन छोड़ दो, यानी एक अल्फा यहाँ पे जोड़ दो, अल्फा वन, यहाँ अल्फा जोड़ दो। ठीक है, यहाँ बीटा जोड़ दो, यहाँ बीटा जोड़ दो, तो बीटा वन बीटा टू। तो एक हीमोग्लोबिन में चार हीम होते हैं। समझ में आ रहा है चीज? एक हीमोग्लोबिन में चार हीम होते हैं। यहाँ से आपको समझ में आया, ये हीमोग्लोबिन का मोनोमर है। ऐसे चार स्ट्रक्चर बनेगा तब जाके एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनता है ना। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा बेस दिया है ना। जब ये सब चीज समझ लेंगे कि बिलिरुबिन बनता कैसे है, क्योंकि बिलिरुबिन के बढ़ने की वजह से ही जॉन्डिस होता है, तो ये चीजें हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि बिलिरुबिन बनता कैसे है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जब ओल्ड आरबीसी ट्रैप यानी फंस जाती है तो मैक्रोफेज उनको इनगल्फ कर लेता है फेगोसाइटोसिस के द्वारा। और यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, प्रोटीन अलग हो गया, लिपिड अलग हो गया, हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन अलग हो गया, ग्लोबिन अमीनो एसिड में चला जाएगा। फिर हीम तो है, इसमें हीम में आयरन होते हैं और प्रोटोपोरफायरिन होता है, तो आयरन अलग हो जाएगा। अब आयरन क्या होता है? एक तरीके से टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी के लिए। क्या है? एक टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी के लिए। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? ये आयरन एक तरीके से एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं एपोफेरेटिन, एपोफेरेटिन मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा। तो आयरन और एपोफेरेटिन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा? फेरोटिन। क्या बनाएगा? फेरेटिन। समझ में आ रहा है चीज? एक तरीके से फेरेटिन मॉलिक्यूल्स है। आयरन स्टोर होता है किस फॉर्म में? फेरेटिन के फॉर्म में। बट बहुत सारे अगर फेरेटिन आपस में जुड़ जाएं तो उसको हेमोसेड्रिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हेमोसेड्रिन। ठीक है, बहुत सारे फेरेटिन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं और इसको क्या बोला जाता है? हेमोसेड्रिन। क्योंकि आयरन अगर एपोफेरेटिन से जुड़ेगा नहीं तो हमारे टिश्यू को, लाइक लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पेनक्रियाज को ये नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इस फेरेटिन को इस प्रोटीन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। सेल क्या करता है? जैसे ही आयरन आता है, ये सेल इस प्रोटीन को, ये सेल क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है और ये प्रोटीन इस आयरन से जाके जुड़ जाता है, अपने अपने से जोड़ लेता है। तो अपने से जोड़ लेगा तो फिर ये फ्री नहीं है, अब ये कहीं भाग नहीं सकता, ये आयरन किसी सेल को डैमेज नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसको जोड़ना होता है। तो ये आयरन एपोफेरेटिन से जुड़ेगा तो फेरेटिन बनाएगा। बहुत सारे फेरेटिन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हेमोसेड्रिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमोसेड्रिन। हेमोसेड्रिन यानी बहुत सारे फेरेटिन मॉलिक्यूल्स को आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हेमोसेड्रिन बोलते हैं। एक टर्मिनोलॉजी आता है हेमोसिड्रोसिस, है ना, हेमोसिड्रोसिस, और एक आता है हेमोक्रोमेटोसिस, हेमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, हेमोसेड्रिन एंड हेमोक्रोमेटोसिस। यहाँ पे आपको समझना होगा दोनों चीज। हेमोसिड्रोसिस क्या है? हेमोसिड्रोसिस का मतलब क्या होता है कि ये हेमोसिड्रिन का लेवल तो बढ़ा है बट इतना नहीं बढ़ा है कि वो हमारे टिश्यू को डैमेज कर पाए। बढ़ तो गया बट इतना नहीं बढ़ा है कि वो हमारे टिश्यू को, यानी लीवर या स्प्लीन या पेनक्रियाज के टिश्यू को डैमेज कर पाए, तो इसको हेमोसिड्रोसिस बोला जाएगा। बढ़ा तो, देखिए बढ़ने की बात आ रही है यहाँ पे, बढ़ा तो है लेकिन डैमेज नहीं कर पा रहा है तो उसको हेमोसिड्रोसिस बोला जाएगा। बट अगर हेमोसिड्रिन का लेवल इतना बढ़ जाए कि वो हमारे टिश्यू को डैमेज करने लगे, हमारे लीवर या स्प्लीन या पेनक्रियाज को, यानी टिश्यू को नुकसान पहुंचाने लगे, तो उसको बोलते हैं हेमोक्रोमेटोसिस। क्या बोलते हैं? हेमोक्रोमेटोसिस। समझ आ रहा? आगे बढ़े। नुकसान नहीं पहुंचाता है तो हेमोसिड्रोसिस बोलते हैं,
नुकसान पहुंचाने लगे, यानी हेमोसिड्रिन का लेवल बढ़ जाए इतना कि हमारे टिश्यू को नुकसान पहुंचाने लगे, जिसको हेमोक्रोमेटोसिस बोला जाता है। समझ में आ रहा है चीज कहां से क्या होता है? देखिए कॉन्सेप्ट को समझना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों ने सीखा जॉन्डिस का डेफिनेशन क्या होता है, साथ ही साथ हम लोगों ने हाइपरबिलिरुबिनेमिया के बारे में डिस्कस किया, टेक्टेरस के बारे में डिस्कस किया, जॉन्डिस क्या है इसके बारे में डेफिनेशन हम लोगों ने सीखा, कोलेस्टेसिस क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा कि कोलेस्टेसिस इम्पेयर्ड बाइल आउटफ्लो को हम कोलेस्टेसिस कहते हैं। उस कोलेस्टेसिस में बिलिरुबिन का वैल्यू बढ़ता है, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल या बाइल सैट का भी लेवल बढ़ जाता है ब्लड में। क्यों बढ़ जाता है वो हम लोगों ने सीखा, है ना। आइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए पैथोफिजियोलॉजी हेडिंग इसलिए डाला था कि ताकि हम लोग को नॉर्मल चीज तो पता होना चाहिए कैसे क्या बनता है ना। कोई भी चीज पढ़ने से पहले हम लोगों को सीखना होता है, तभी मजा आता है। एक अधूरी नॉलेज लेकर नहीं चलना चाहिए। जॉन्डिस का मतलब थोड़ी है कि बस बिलिरुबिन ग्लोबुल बढ़ा हुआ है तो बस जॉन्डिस हो गया। एक एक चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखें तो हम लोगों ने देखा कि बिलिरुबिन कैसे बनता है, ठीक है। अब बिलिरुबिन नॉर्मली 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। ये डेली हमारे यूरिन के रास्ते से या स्टूल के रास्ते से बनता है और उसके बाद इसका फर्दर, है ना, मॉडिफिकेशन होता है और हमारे स्टूल के रास्ते से यानी स्ट्रेकोबिलिनोजन के रूप में बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होती हैं एक तरीके से, उसमें प्रोसेसिंग होता है बिलिरुबिन का, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि अभी हम लोगों ने माइक्रोफेज पढ़ा था, जब माइक्रोफेज में हम लोगों ने देखा कि हीम हीम टूटेगा तो बिलिवर्डिन बनता है और आयरन अलग हो जाता है। हम लोगों ने हीम का स्ट्रक्चर भी सीखा। देखिए बिलिवर्डिन, है ना, ये बिलिरुबिन में फिर कन्वर्ट होता है। बिलिरुबिन, यहाँ पे दो एंजाइम काम करते हैं। कितने एंजाइम? दो एंजाइम। एक होता है हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम, हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये हीम ऑक्सीजनेज ऑक्सीजनेज एंजाइम क्या करता है, हीम को बिलिवर्डिन में कन्वर्ट कर देता है। बिलिवर्डिन में एक तरीके से डीनेचर्ड प्रोटोफॉस्फेरिन है ना, हीम को बिलिवर्डिन में कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और ये बिलिवर्डिन बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं बिलिवर्डिन बिलिवर्डिन रिडक्टेज रिडक्टेज, ठीक है। अब बिलिरुबिन आया, अब बिलिरुबिन कहाँ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। तो भाई साहब जैसे ही बिलिरुबिन ब्लड में आता है तो ये बिलिरुबिन हमारे सेल के लिए क्या है? डेंजर है, टॉक्सिक मटेरियल है। तो ये हमारे क्या कहते हैं, लीवर एक तरीके से बड़ा होशियार ऑर्गन है। जैसे ही बिलिरुबिन यहाँ पर आता है, इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ आते हैं, ये लीवर एक प्रोटीन बनाकर भेज देता है, ये प्रोटीन से जोड़ देता है इसको। नहीं तो ये बिलिरुबिन मॉलिक्यूल्स सेल में घुस जाएगा और सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, है ना। क्योंकि बच्चों के केस में क्या होता है कि बच्चों का जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, है ना, ज्यादा डेवलप नहीं होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग डेवलप नहीं होता है, जिसकी वजह से बच्चों में, है ना, ये बिलिरुबिन अगर बढ़ा हुआ है तो वो ब्रेन के टिश्यू को डैमेज करने लगता है, जिसको हम बोलते हैं कर्नेक्टेरस। कर्नेक्टेरस, तो कर्नेक्टेरस के केस में क्या होता है कि ये सेल जो न्यूरॉन्स है वो डैमेज होने लगता है। यहाँ के न्यूरॉन्स यानी उसके एनवायरमेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है बिलिरुबिन। समझ में आ रहा है चीज? तो ये जो बिलिरुबिन है, ये लीवर बड़ा होशियार है, तो लीवर क्या करेगा? प्रोटीन भेज देगा। अब ये प्रोटीन प्लस बिलिरुबिन आपस में अटैच हो जाएंगे, तो ये क्या करेगा? अब ये, है ना,
क्योंकि मॉलिक्यूल अब ये सब बड़ा हो गया है। समझ में आ रहा है चीज? अब ये जाएगा फर्दर, इसकी प्रोसेसिंग होगी, जो लीवर को भेजा जाएगा, इसका लीवर में कॉन्जुगेशन होगा। ये अभी ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, और जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो कभी भी यूरिन के रास्ते से बाहर नहीं निकल सकता, है ना। क्योंकि जो यूरिन है, यहाँ पे आप जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, नॉर्मली प्रोटीन क्षमता ही नहीं है पहली बात, और प्रोटीन प्लस बिलिरुबिन और बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, तो और बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो कैसे छनाई इसकी हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉन्जुगेट करने के लिए लीवर के सेल को भेजा जाता है, हेपेटोसाइट सेल को भेजा जाता है। अभी ये अनकॉन्जुगेटेड है, अब ये भेजा जाएगा, है ना, लीवर के सेल को, और यहां पर क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा। समझ में आ रहा चीज? यहाँ पे जो ग्लूकुरोनिक एसिड है ना, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है, ग्लूकुरोनिक एसिड प्लस ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का वैल्यू बढ़ा हुआ है तो यूरिन के रास्ते से बाहर नहीं आएगा, आपको यूरिबिलिनोजन एब्सेंट मिलेगा। यूरिबिलिनोजन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, कि अगर कोलेस्टेसिस के केस में, अगर किसी को कोलेस्टेसिस हुआ है, किसी पेशेंट को कोलेस्टेसिस हुआ यानी इम्पेयरमेंट आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, बाइलरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस केस में क्या होगा, ये जो बाइल है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो जब बाइल आगे नहीं बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा, ये आंत में नहीं जाएगा, और आंत में इसका प्रोसेसिंग होता है, यूरिबिलिनोजन का फॉर्मेशन होता है आंत में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यूरिन में यूरिबिलिनोजन एब्सेंट है तो दिक्कत कहाँ है कि ये ब्लड में नहीं है, ब्लड में नहीं है तो इसका मतलब ये आंत में नहीं गया था, है ना। इसका मतलब कि ये बाइलरी सिस्टम के द्वारा ये आंत में नहीं पहुंचा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्स्ट्रक्शन, अगर यूरिन में यूरिबिलिनोजन एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको कोलेस्टेसिस यानी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ड्रेनेज प्रॉब्लम है, वो ठीक किया जाए। इसलिए तो आपको पढ़ाया जाता है नॉलेज के बेस पे। बाकी हम लोग और भी सीखेंगे इसके बारे में, जॉन्डिस का भी बहुत सारा मैक्सिमम टॉपिक बचा हुआ है, हम लोगों ने भी थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। थैंक यू वेरी मच। कंडक्टर्स के बारे में हम लोगों ने सीखा कि ब्लड ब्रेन बैरियर तरीके से बच्चों का, बच्चा है तो कच्चा, उसका ब्लड ब्रेन बैरियर तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है, जिसकी वजह से ये बिलिरुबिन तरीके से उसके न्यूरॉन्स को डैमेज करने लगती है, कंडक्टर्स बोला जाता है ना। बच्चों में दो तरह का जॉन्डिस होता है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और तरीके से फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो हम लोग पीडिया में पढ़ते हैं। बाकी हम लोग कल भी सीखेंगे उसके बारे में, हम आपको उसके बारे में बताएंगे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।